सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछली इस ऑनलाइन श्रृंखला में हमने जगदीश चंद्र माथुर का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है, उसके भाग 2 का पठन कार्य किया था, जिसमें हमने जाना था कि गोपाल प्रसाद जो हैं अपने बेटे शंकर के साथ समय पर उमा को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। राम स्वरूप उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। बीच बीच में शंकर भी जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। इसी बीच में जो है उनके लिए नाश्ता भी लाया जाता है, सारी बातें जारी रहती हैं और अंत में जिनका सार यह निकलता है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज उससे आगे का पठन कार्य। पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। जब गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जी से पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, यानी देखने में तो सुंदर है, तो राम स्वरूप जवाब देते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा, यानी अभी आपके सामने आ जाएगी, आप उसे खुद ही देख लेना। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह एक रस्म ही समझिए। राम स्वरूप कहते हैं कि यह तो आपका मेरे ऊपर बहुत भारी एहसान होगा कि आप ये रिश्ता पक्का समझ रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा यानी जन्म पत्री तो मिल ही गई होगी। राम स्वरूप जी कहते हैं कि जन्म पत्री का मिलाना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाए, यानी यदि हम भगवान के चरणों में रख देंगे तो खुद ब खुद मिला हुआ ही समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह गलत तो है न। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे कुछ और ही सुनने में आया है, क्या वह बात सच तो है, यानी वो झूठी तो है ना। राम स्वरूप चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, यानी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे जो बात सुनने में आई है कि आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो झूठ तो है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें घर पर कोई मेम साहब बिठाकर नहीं रखना है। यानी यदि लड़की अधिक पढ़ी लिखी होगी तो उसे हर काम के लिए नौकर चाहिए, इसलिए हम उनके नखरों को नहीं उठा सकते, हमें तो बस 10वीं पास ही लड़की चाहिए। और शंकर से भी वो इसी बारे में पूछते हैं। शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं, यानी शंकर भी इसी पक्ष में है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो, क्योंकि उन्हें उससे कोई नौकरी नहीं करवानी। राम स्वरूप जी कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। ग्रेजुएट यानी जिन्होंने बीए कर रखी हो। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से, अकल के ठेकेदारों से यानी जो खुद पढ़े लिखे होते हैं, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई की बात एक है, और मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यहाँ पर फिर गोपाल प्रसाद जो है स्त्री पुरुष विरोधी बातें करते हैं कि पढ़ाई लिखाई केवल जो है वो पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए ही होती हैं, लड़कियों के लिए पढ़ाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो गृहस्थी ही संभालनी है। और यदि औरतें पढ़ने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, राजनीति में जाने लगी, तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। इसीलिए उदाहरण देते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अर्थात पढ़ाई लिखाई का जो कार्य है वो केवल मर्दों का यानी लड़कों का ही होता है, लड़कियों का नहीं।
तो राम स्वरूप जी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। यानी दाढ़ी जो है वो भी आदमी को ही आती है, औरत को नहीं। इसीलिए शिक्षा पर जो अधिकार है वो केवल लड़कों का ही होना चाहिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यही है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए होती हैं, और ऊंची शिक्षा यानी ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से ही एक है। यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करना केवल लड़कों का ही काम है। रामस्वरूप शंकर से कहते हैं कि चाय और लीजिए, तो शंकर कहता है, जी नहीं, मैं पी चुका। फिर गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि आप और लीजिए, तो गोपाल प्रसाद भी कहते हैं, बस साहब, अब तो ये खाना पीना खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं वह मक्खन, यानी वो मक्खन वाली बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाश्ता तो करना नहीं था साहब, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की ओर मुंह करके जरा जोर से आवाज लगाते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। और गोपाल प्रसाद से पूछते हैं, सिगरेट मंगवाऊं क्या? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, जी नहीं। तभी पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं यानी देख रहे हैं। उमा जो है वो पान लेकर आ जाती है और गोपाल प्रसाद बहुत ध्यान से उसे देख रहे हैं, और शंकर जो है वो आंखें छिपाता हुआ उसको देख रहा है। जी यही यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है, नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है और बाप बेटा चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं कि चश्मा? क्या उमा को चश्मा लगा हुआ है? तो राम स्वरूप जी जरा सक पकाकर यानी थोड़े से डरे हुए उस बात का जवाब देते हैं कि जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा हुआ? तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि जी नहीं, जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी कारण से लगा हुआ है। तो गोपाल प्रसाद कुछ संतुष्ट होते हैं और कोमल आवाज में उमा को कहते हैं कि बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। और उमा वहां बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है यानी सुंदरता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है इसने। राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत अपने सितार के साथ। उमा अपना सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, यानी उसकी आवाज से पता चल जाता है कि उसे गाना बहुत अच्छा आता है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यानी गाते गाते जो है वो अपने काम में रम जाती है, और यहाँ तक कि उसका माथा ऊपर उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती आंखों से मिल जाती हैं, झेपती सी यानी शर्माती हुई सी, लजाती हुई सी आंखों से मिल जाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ उमा, गाने को तो पूरा करो। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी जो लड़की है वो बहुत अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो। रामस्वरूप भी कहते हैं, तो उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि तुमने कोई पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? तो उमा चुप है।
हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। यानी इसका जो जवाब है वो राम स्वरूप देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, क्या इसने कोई सिलाई वगैरह भी सीख रखी है? तो फिर राम स्वरूप ही जवाब देते हैं कि सिलाई तो सारे घर के इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक है बेटी, क्या तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं? लेकिन उमा चुप होती है और राम स्वरूप जी सारे के लिए खांसते हैं ताकि उमा कुछ बोले, लेकिन उमा चुप है और अपनी गर्दन झुकाए बैठी है। गोपाल प्रसाद व्याकुल हो उठते हैं और राम स्वरूप जी सकपकाते हैं यानी जैसे उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि उसे वो बोले। राम स्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। और गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि जी थोड़ा सा शर्मा रही है, इनाम विनाम तो इसने बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में कहते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, मुंह खोलना यानी इसे भी तो कुछ बोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा देखो, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं और इनका जवाब दो। उमा जो है हल्की सी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो ठीक है वरना नहीं। यानी वो अपनी आप को एक निर्जीव वस्तु की तरह समझती है कि जब कुर्सी और मेज यानी फर्नीचर बिकता है तो दुकानदार कुर्सी मेज से उसकी मर्जी नहीं पूछता, सिर्फ पसंद आती है तो खरीद लेता है वरना छोड़ देता है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा यानी उमा, तुम ये क्या कह रही हो? अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी कि ये जो महाशय यानी ये जो आदमी मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर खरीद कर बेच देता है। गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है, कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा की आवाज और तेज हो जाती है और कहती है, जी हाँ, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती जो आपने इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने अपने इस साहबजादे यानी अपने बेटे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। यानी शंकर जो है वो लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा जाता है और वहां से भगाया जाता है। शंकर कहता है, बाबूजी यहाँ से चलिए, क्योंकि शंकर की जो है वो सच्चाई सामने आ रही थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यह सुनकर राम स्वरूप जी चुप हो जाते हैं और उमा कहती हैं, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक की है। ताक झांक जैसे कि वो हॉस्टल में लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया था, चोरी छिपे लड़कियों को देख रहा था। ताक झांक करके उसकी तरह कायरता नहीं दिखाई। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इससे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में गिरकर मुंह छिपाकर भागा था। राम स्वरूप उमा उमा यानी उमा को डांट रहे हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है यानी धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास? ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटा चलें। दरवाजे की ओर दोनों बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले के बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन यहाँ पर जो है बैकबोन दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक तो
शंकर जो है वैसे झुककर चलता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य भाग होती है, तो शंकर के चरित्र को लेकर भी बैकबोन कहा गया है, क्योंकि उसका चरित्र जो है ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य के लिए उसका चरित्र बैकबोन की तरह ही होता है। तो एक तो उसकी रीढ़ की हड्डी की वजह से उसको जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, और दूसरी जो दुविधा है यानी दूसरी जो कमी है वो ये है कि शंकर का चरित्र भी अच्छा नहीं है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, यानी शंकर जो है वो रोने को हो जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में वहां पर आती है और कहती है, उमा, उमा रो रही है। उमा रो रही है, यह बात सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। तभी रतन आ जाता है और कहता है, बाबूजी मक्खन, यानी रतन जो है वो मक्खन लेकर आ गया है। सभी रतन की तरफ देखते हैं और नाटक का जो पर्दा है, एकांकी का जो पर्दा है वो गिरता है, यानी एकांकी खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने रीढ़ की हड्डी एकांकी के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार यदि हम अपने पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता को छोड़कर लड़कियों को शिक्षा दिलवाते हैं तो एक लड़की में आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न होता है, जैसे कि उमा ने दिखाया, और वो अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना आसानी से कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और यही कार्य यानी पाठ का पठन कार्य आप घर पर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।